नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। दरअसल कोरोना के लेकर लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग इसको ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं। दरअसल ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा भी है, डेल्टा प्लस, जिसने पिछली बार बहुत कहर मचाया था। कई घरों के चिराग बुझा दिए थे, कई घरों को अनाथ कर दिया था और बहुत से परिवार सड़क पर आ गए थे। उसकी वजह ये कि इलाज में भारी खर्च हुआ था। सरकार ने पिछली बार इलाज पर पैसा खर्च नहीं किया था और उसके चलते लोगों की प्रॉपर्टी बिक गई थी और उसके साथ साथ घर के जिम्मेदार लोग भी दुनिया से चले गए थे। तो इस बार का जो ओमिक्रॉन है, दरअसल ये ओमिक्रॉन जरूर है, लेकिन इसके साथ डेल्टा प्लस का कॉम्बिनेशन है जो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार रोक कब लगाओगे। हमारा मतलब स्कूल कॉलेज बंद करने से है, क्योंकि सरकारी स्कूल चालू हैं, कॉलेज चालू हैं। इसके बाद वीकेंड पर देश भर के बड़े राज्यों में जो समझदार मुख्यमंत्री हैं, जहां प्रशासन बहुत अच्छा है, वहां रोक लगा दी गई है वीकेंड पर। शनिवार इतवार को बाजार बंद रहते हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी बहुत है। कई बार आंकड़े ज़्यादा होते हैं और शिकायत ये होती है कि प्रशासन आंकड़े कम बता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर इस बात को कहते हैं कि वो 1-2 दिन में इस पर फैसला कर लेंगे कि स्कूल कॉलेज के साथ साथ बाजारों में वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा या नहीं। हमें उम्मीद है कि आज की बात के बाद सरकार जरूर इस बात पर ध्यान देगी कि कोरोना के चलते किस तरह से सरकारी स्कूल कॉलेज और बाजारों में रोक लगाई जाए। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश अब बल आ चुका है, लेकिन कोरोना के केस में बल ना आए, इस बात की सबकी कोशिश है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान, डॉक्टर आसिफ अली और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग। धार से पत्रकार हमारे साथी छोटू शास्त्री भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं और ग्वालियर से जुड़ेंगे हमारे साथ प्रोफेसर अरुण बाधवानी जी। ये सब चीज़ें बताएंगी हमको कि जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो बड़े स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर भुवनेश गर्ग एक जाना पहचाना नाम है जो कोरोना के मामले में रिसर्च भी करते हैं और उनकी बहुत सारी बातें सही भी निकली हैं। इसी तरह प्रोफेसर अरुण बाधवानी, वो भी जो चीज़ बताते हैं कि कब पीक आएगा, कब क्या स्थिति बनेगी, हम पहली बार उनको अपने साथ साझा करेंगे, उनसे भी विचार जानेंगे। सबसे पहले मैं गर्ग साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज सरकारी तो अभी चल रहे हैं। हमारा सरकारी पर फोकस इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, उनके पास मास्क नहीं होते हैं, घर में सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था नहीं होती है, सर्दियों में वो जाते हैं। अगर बच्चों में कोरोना फैल गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माता पिता उनका इलाज ठीक से नहीं करा पाएंगे। गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं। प्राइवेट बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, एग्जाम भी ऑनलाइन की बात हो रही है। आपकी राय कि आखिर सरकार कब लगाएगी रोक? नहीं, देखिए राघवन जी, हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं और लगातार इस बारे में सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जितने बच्चों की परीक्षाएं बोर्ड वाली हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर हम छोटे छोटे समूह में बांट के स्कूल बुलाएं, जैसे 5वीं, 8वीं, 12वीं, ये 3 मुख्य क्लासेस होती हैं। बाकी को अगर हम घर से ऑनलाइन पढ़ाकर उनको एट रैंडम परीक्षाओं में ले लेंगे अलग अलग बुलाकर, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां किसी के बस की नहीं होती, ना सरकार के, ना किसी व्यवस्था के, ना साइंस के, ना डॉक्टरों के। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि हम कितने कम से कम नुकसान के साथ कितना बेहतर उसका नतीजा ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम बोर्ड की क्लासेस के साथ थोड़े से छोटे ग्रुप बना के उनको मैनेज कर लेते तो ये सारी क्लासेस खोलने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब दिक्कत है ना कि जैसे दवा माफिया बाजार तंत्र है, तो ऐसे स्कूल शिक्षा माफिया भी तो है ना। क्या करे सरकार के जितने लोग बड़े बड़े बैठे हैं, पहले गुरुजन हुआ करते थे, अब तो जितने माफिया उनके स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्हें तो फीस चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए। और अब तो डॉक्टर साहब कोचिंग क्लासेस भी हैं। एक कोचिंग क्लास में कम से कम 60 बच्चे तो पढ़ते ही हैं। किस तरह से वो मॉनिटर करते होंगे कि वायरस ना आए? क्या वो हर क्लास के बाद, हर पीरियड के बाद रूम को सैनिटाइज करते हैं? मुझे लगता है कि ये सब चीजें चिंता में डालने वाली है। ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि हम बार बार कह रहे हैं बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चों में ये सीजन भी होता है वायरल संक्रमण का। अब वायरल संक्रमण सर्दी जुकाम सब बच्चों को आप देख लीजिए, जैसे हर घर में मिलेगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोरोना हो गया, लेकिन बाजार डराएगा, सिस्टम डराएगा, उनकी अनर्गल जांचें पॉजिटिव आ जाएंगे, उनको अस्पताल में भर्ती करने का प्रेशर पड़ेगा, वही सेकेंड वेव जैसी महामारी फिर फैला ली जाएगी। सारे अस्पतालों के रेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, आप करिए, कितनी व्यवस्था है आपके पास। हाँ, दुकानें खुल चुकी हैं, बिल्कुल हर बाजार में एक बेड का 15,000 हो गया आईसीयू का, उसके बाद नर्सिंग अलग है, दवाई अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये संक्रमण तेज फैल रहा है, वहाँ आज 5,000 से ऊपर लोग हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ इंदौर आगे है, मध्य भोपाल उसके बाद नंबर लगता है, लेकिन हमने कहा कि हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे। मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब के पास। आज की बातचीत में हम ये भी जरूर बात करेंगे कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के साथ साथ बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको सर्दी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि सर्दी के चलते कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा हैं। एक तरह से ब्लड प्रेशर जब उनका बढ़ता है तो वो दिक्कत उनको आती है। तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आखिर क्या एहतियात बरता जाए। कोरोना अपनी जगह, उससे लोग लड़ें, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको किस तरह से बचाया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आसिफ अली भी हैं, होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कमल राठी जी भी, और AK बाधवानी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अरुण कुमार बाधवानी जी ग्वालियर से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपकी रिसर्च है वो क्या कहती है, लेकिन हमारे साथ धार से जुड़े हैं छोटू शास्त्री जी। छोटू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूं। दरअसल आज हमारा फोकस ये है कि जो महानगर है मध्य प्रदेश के, वो अपनी जगह है, लेकिन कोरोना को लेकर जो गांव है, कस्बे हैं, वहां स्थिति क्या है, कितनी जागरूकता है, कितनी जागृति है, बाजार में लोग मास्क ला के आते हैं कि नहीं, दुकानदार मास्क लगाते कि नहीं, सैनिटाइजर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी राय की धार और उसके आसपास के इलाके में क्या स्थिति है? भाई, बड़ा दुखद पहलू ये है कि पिछली दोनों लहरों में शहरी क्षेत्र में जरूर इसका संक्रमण ज्यादा देखा गया था, किंतु इस बार जो है ग्रामीण क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि न वहाँ पर गाँव में न मास्क का उपयोग हो रहा है, न सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जो है इस बार जो संक्रमण की दर है वो गाँव में ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे धार जिले की बात करें तो कल तक जो है 140 लोग संक्रमित हो चुके थे, आज फिर निकले हैं, और जानकारी ये भी आई है कि 3 गुना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल शास्त्री जी, मैं लौटता हूं आपके पास। दरअसल वो जो जागृति की बात है, लोग आखिर सोशल मीडिया है, अखबार हैं, इसके साथ साथ टेलीविजन है, सरकार भी डोंडी पिटवाती गांव में। मैं आपका लौटूंगा कि आखिर उसके लिए जो सामाजिक संगठन है, NGOs हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है, वो कितने जागरूक है। हमारे साथ सीहोर से वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोयल जी भी जुड़ेंगे। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। हमारा पूरा फोकस शहरों से हटकर कस्बों पर है, गांव में है, संभाग में है। सीहोर और उसके आसपास के इलाके में क्या स्थिति, क्योंकि भोपाल कभी सीहोर के अधीन हुआ करता था, सीहोर जिला था और भोपाल उसकी तहसील हुआ करती थी। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीहोर, जो मुख्यमंत्री का अपना जिला भी है, वहां क्या स्थिति है, लोग कितने जागृत है, बाजारों में मास्क लगा के लोग खरीदारी करते कि नहीं करते, स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, खासतौर से सरकारी जो स्कूल है, उनको आप किस ढंग से देखते हैं? रघुवर जी। जी, बाजार में अगर देखा जाए तो सीहोर के या आसपास के आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरुल्लागंज, ये जो कस्बे हैं, यहाँ निश्चित रूप से बाजारवाद हावी है। कोरोना की तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है जी। बावजूद इसके न तो स्थानीय प्रशासन, न NGO, न आम जनता इसको गंभीरता से लेने को तैयार है। जब भी आप देखिए हमारे शहर में या जिले में कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन होता है तो पता ही नहीं चलता है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल एक दरकिनार कर दी जाती हैं। औपचारिकता के तौर पे जरूर अखबारों में समाचार आ जाते हैं, खबरें आ जाती हैं, या प्रशासन कभी कभार प्रेस नोट जारी कर देता है, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि अभी भी कोरोना को लेकर जो गंभीरता अपनाई जानी चाहिए, जो सख्ती अपनाई जानी चाहिए, वो नहीं है। स्कूल्स की आपने बात करी, मैं अभी सुन रहा था, या कोचिंग क्लासेस की बात आप कर रहे थे, ये सब के सब जो है कोरोना के एक ऐसे स्टैंड है जहां पता भी नहीं चलता है और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। गनीमत यही है कि अभी कैजुअलिटीज नहीं हो रही हैं, ये एक थोड़ा सा अच्छा लक्षण है। लेकिन अगर आप
हॉस्पिटल जाएंगे और अपना चेकअप कराएंगे। रघुवर जी, ये जो कैजुअलिटी नहीं हो रही, यही हमारी लापरवाही की वजह है। अगर लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो फिर पैनिक होगा, लोग डरेंगे और फिर दहशत में मरेंगे। ये एक खतरनाक संकेत है कि हम जो स्थिति आने वाली उसके पहले उससे निपटने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मैं लौटता हूं, आप अपनी बात पूरी करें जल्दी से। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी सामूहिक प्रयास की जरूरत है, जिसमें स्थानीय प्रशासन, एनजीओ, पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सारे लोग एकजुट हो जाएं और पूरी गंभीरता से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की एक कैंपेन जरूर चलाएं। बिल्कुल, मैं सभी से ये भी जरूर कहूंगा कि अब जो मंदिर मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वहां भी इस बात की जरूर ताकीद की जाए कि जो लोग मंदिरों में आते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, वो भी एक तरह से इसके प्रचार के केंद्र बन जाए कि आप मास्क लगाए बगैर आएंगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और जो लोग भी इसका काम करते हैं, चाहे वो पादरी हो, मौलवी हो, पुजारी हो, वो जरूर लोगों से, अपने भक्तों से कहें कि अगर आप रोज आना चाहते हैं तो कृपा करके मास्क लगाएं और घरों में रहें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, तभी तो आ पाएंगे। मैं लौटूंगा रघुवर जी आपके पास। प्रोफेसर बाधवानी जी, आपकी क्या रिपोर्ट है, जरूर हमसे साझा करें। इसमें 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और 1982 से आई एम वर्किंग एज ए सोशल वर्कर एज ए एस्ट्रोलॉजर फॉर द गाइडिंग ऑफ द पीपल, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाया था IIT रुड़की से, मैं जब PhD किया तो वहां पर उसी एक्सपर्ट सिस्टम को नॉलेज बेस्ड सिस्टम से मैंने इसको जोड़ा, ग्रहों से जोड़ा जी। तो उसके हिसाब से मैंने जो पहले लास्ट ईयर जो कभी प्रेडिक्ट किया कि जब ये अपना कोविड चालू हुआ था तो अपनी इंडिया की पहली वैक्सीन कब आएगी, तो मैंने उस ग्रहों के से एक्सपर्ट नॉवेल सिस्टम बनाया। उस नॉवेल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि मैंने पिछले 5 महामारियां हुई, एक ब्लैक डेथ हुई थी जो 1346 से 1353, ग्रेट प्लेग ऑफ मार्च से 1720 से 1723, फर्स्ट कोबरा पेंडेमिक 1817 से 1824, स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 और स्वाइन फ्लू 2009 से 2010। तो इन सब में मैंने पाया कि बृहस्पति इज प्लेइंग ए मेजर रोल। तो उस समय क्या होता है, जुपिटर जो है इन ग्रहों के बीच में केतु के साथ कंजक्शन हो और नेपच्यून के साथ कंजक्शन हो, या शनि और केतु के बीच में, या राहु और शनि के बीच में ब्लॉक हो जाए, तो वहां पर ये महामारी फैलती है और तब तक उसका वो ड्यूरेशन चलता है। तो मैंने फर्स्ट पेपर जो मैंने पब्लिश किया, डेवलपिंग forecasting regarding the COVID-19 and the successful development of the vaccine based on astrological aspects and the knowledge base, तो उसी में मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 21 दिसंबर को इंडिया की पहली वैक्सीन आएगी, 21 दिसंबर 2020 को, तो सेम वैक्सीन वहीं आई। उसके बाद फिर जब नेपच्यून, उसमें हमने नेपच्यून का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया था, जैसे सेकंड वेव आई हमने नेपच्यून का भी इफेक्ट को कंसीडर किया और उसके बेस पे फिर मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि 15 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक कोविड एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, और 20 नवंबर से इसकी फिर से बिगनिंग हो जाएगी और 5 दिसंबर के बाद थोड़ा थोड़ा पीक पकड़ेगा और इसके बाद ये 22 जनवरी तक काफी रहेगा। 22 जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना चालू होगा और 26 फरवरी पे जाके इसकी क्लोजिंग हो जाएगी इस वेव की। इसके बाद जब ये राहु जी तो जो ग्रह आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये कब खत्म हो, तो वैसे खत्म तो होता नहीं क्योंकि साइंस बोलता है कि ये कोई वायरस खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये नियंत्रण में कब आ जाएगा? सर 26 फरवरी के बाद ये काफी कम हो जाएगा, फिर 29 अप्रैल के बाद फिर से चालू हो जाएगा क्योंकि उस समय राहु के साथ कंजक्शन होगा। अच्छा। तो और ये फिर 17 जुलाई तक चलेगा। फिर 17 जुलाई से लेके 17 जुलाई 2022 से 12 जनवरी 2023 तक फिर पूरी तरह से वी आर सेफ, उसमें कोविड नहीं आएगा। और उसके बाद फिर 2 महीने के लिए फिर कोविड आएगा और 28 मई 2023 को तो जैसे ही राहु के गुरु क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, तो जैसे ही वो आगे निकलेंगे तो उसी समय कोविड वेनिश होना चालू हो जाएगा और 1 नवंबर 2023 को इंडिया का आखिरी पेशेंट भी ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। और देयर आर 3 वैक्सीन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उसका जस्टिफिकेशन, नंबर 1 कि पहला कंजक्शन हुआ था केतु के साथ, तो जिसमें मैंने कहा कि फर्स्ट वैक्सीन चाहिए। ये हम चाहते हैं कि आप जो बता रहे हैं ये बातचीत के दूसरे पार्ट में इसको रखें, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि नवंबर 2023 ये तारीख थी मेरे ख्याल से। हाँ, भारत का आखिरी पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। चलिए, हाँ, जी सर, जी बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ कमल राठी जी भी है जो सामाजिक सरकार से जुड़े हुए हैं। कमल जी, साइंस जो कहता है वो हम सुन रहे हैं, दवा भी ईजाद की जा रही है, लेकिन साइंस के साथ साथ जो ज्योतिष शास्त्र है, जो ग्रहों की चाल है, वो बताती है कि अभी ये चलेगा और नवंबर 2022 के बाद इसकी स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा बाधवानी जी की रिसर्च है, उनका अपना कहना है। आपको क्या लगता है जो चीज बन रही है
उसमें कम से कम सबसे बड़ी बात तो यही है कि आदमी एहतियात बरते। आपकी इसमें राय? बिल्कुल, कोरोना का सबसे बड़ा हथियार ही है कि हमें उसकी सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है। इसके अलावा कोरोना के लिए अभी हमारे पास कोई हथियार उपलब्ध नहीं है। 2 चीज़ें आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। एक तो सरकार को स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस इस ढंग के जो भी हैं जहाँ गैदरिंग है उसे बंद किया जाए। जो सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे किसी की मृत्यु पे जो लगाया है, तो वहाँ वैसे ही गिने चुने 10, 20, 30 लोग जाते हैं आजकल, और कोरोना के डर से वहाँ तो डर है ही है, तो कम जाते हैं। तो वहाँ के रेस्ट्रिक्शन का मुझे नहीं लगता कि बहुत असरदार होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा है कि जो बाकी जगह हैं जहाँ और भी कार्यक्रम हो रहे हैं या सरकारी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएं। आप इकोनॉमी को उससे जोड़ने का सरकार हमेशा प्रयास करती है, तो मुझे रहता है कि आदमी जब जिंदा रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी। बिल्कुल। तो उसकी आदमी के जीवन के ज़्यादा संकट इकोनॉमी का नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी और साल 2 साल अगर कोरोना के साथ रहना है तो स्मार्ट लॉकडाउन लाएं। जैसे ऑड इवन दुकानें बंद कर लें, हफ्ते का सैटरडे संडे बंद कर दें, तो इस ढंग के स्मार्ट लॉकडाउन की आवश्यकता है। तीसरा, सरकार जो आंकड़े दे रही है तो वो रिस्ट्रिक्टेड आंकड़े आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने कुल टेस्ट कितने किए, क्योंकि मुझे जहां जहां टेस्टिंग देखी तो मैंने ये देखा कि टेस्ट इतना लापरवाही से किया जा रहा है कि गले तक स्वैप ही नहीं जा रहा है, मुंह में जुबान पे लगाते हैं और ले लेते हैं। तो ऐसा लेने से टेस्टिंग किट वेस्ट हो रही है। दूसरा, ये बाजार में खुद की पर्सनल टेस्टिंग किट्स 250 रुपए में उपलब्ध हो गई हैं, दवाइयां उपलब्ध हुई हैं कुछ, तो बाजार में होल्ड लगी हुई है। तो आधे से ज्यादा तो वो मरीज हैं जो घर पे टेस्ट करके पॉजिटिव आ रहे हैं तो घर पे रुक रहे हैं या बेफिक्री से बाजार में घूम रहे हैं, तो इन लोग भी कोरोना फैला रहे हैं। तो सरकार की नीतियां बड़ी अभी अस्पष्ट है। सरकार को आंकड़े जारी ये करना चाहिए कि उसने कुल टेस्ट कितने किए, भाई रिपोर्ट कितनी आई वो तो अलग जगह है, टेस्ट कितने किए ये तो बताएं। कुल मिलाकर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, पुलिस और कहीं भी छापा मारा या स्कूल में कॉलेज में कोई चेकिंग नहीं दिख रही है। पुलिस रास्ते जरूर रोक रही है और गाड़ी के कागज चेक कर रही है, उसे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मतलब दिखावटी काम हो रहा है। मुझे लगता है इसकी जगह दिखावटी काम पुलिस रास्ता रोके ना रोके उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बाजार में हमें भीड़ कैसे नियंत्रण करना है, पब्लिक को कैसे रोकना है, इसके सरकार को काम करना। अभी जो आंकड़े हमारे पास है कि पूरे देश में 24 घंटे में 1,97,000 से ऊपर कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं आज की तारीख में। टोटल जो केसेस हैं वो उनकी संख्या भी करीब 9 लाख के आसपास चली गई है। ये जो आंकड़ा बता रहा है वो स्थिति 9,55,000 तो पूरे देश में सक्रिय है, जो एक तरह से कोविड के पेशेंट ठीक होकर अभी घर नहीं पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो 24 घंटे में 3,639 केस आए। ये हम कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की तुलना में थोड़े से कम है, लेकिन ये स्थिति और कम होना चाहिए, तब होगी तब हम सतर्कता बरतेंगे। और जो डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं, जो छोटू शास्त्री ने कहा या डॉक्टर वाधवानी ने ज्योतिष के आकलन की बात की है, लेकिन डॉक्टर अली साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बाजारों में भीड़ रहेगी, स्कूलों में बच्चे जाएंगे, कोचिंग क्लासेस चलती रहेंगी, तो फिर सरकार और टीवी पर हम बैठकर कितनी भी बात करें, मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले तो लोगों ने कहा था कि विदेशों से आए लोगों को रोका जाए, वो नहीं रुके, देश में फैल गया। अब कह रहे हैं कि आप अगर बाजार बंद नहीं करेंगे, वीकेंड पर बाजार बंद नहीं करेंगे, कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं करेंगे, कोचिंग क्लासेस बंद नहीं करेंगे, तो फिर ये आंकड़ा महामारी की तरफ जाएगा, जो ज़्यादा दहशत में डालने वाली बात होगी। आपकी राय? राघवन जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस बारे में अपने व्यूज़ रखने के लिए। मेरा कहना ये है कि कोरोना को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और 2 साल एक बड़ा पीरियड है ये समझने के लिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए था। इंडिया बहुत डेंस कंट्री है, और डेंस कंट्री होने के नाते यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको ज़रा भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। वो ये समझते हैं कि लॉकडाउन होने का मतलब है कि कोरोना बढ़ गया है, और लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। तो जो समझदार है वो भी यही समझते हैं। एग्जैक्टली। तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो सबको लगता है कोरोना खत्म हो गया है। तो इसमें मैं आम लोगों की इसमें गलती नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर 2 सालों में जो भी रिसर्च हुई है उसके बुनियाद पे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। साल भर कंटिन्यू प्रोग्राम चलना चाहिए कोरोना के बारे में। जैसे कोरोना के केसेस आना बंद हो जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता, लोगों को नहीं पता होता उसे क्या लेना चाहिए। मैं हमेशा से एक ही चीज़ पे फोकस करता हूं, और जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी
इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो फोकस करते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। अभी तक कोरोना के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं लॉन्च हुई है, उन्होंने ये नहीं बताया। WHO तो बहुत कंफ्यूज रहता है हमेशा, वो कहता है कि इस सीजन में इतने मरेंगे, इतने जिंदा रहेंगे, मतलब उसके जो भी WHO ने तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा दी। WHO जो भी बातें करता है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, अपनी बात को कुछ महीने बाद बदल देता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जो इस मामले में तो गर्ग साहब बहुत डंडा लेके घूम रहे हैं कि WHO का पूरा मामला जो है वो उनसे जुड़ा हुआ, फार्मा से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, मैं उनसे बहुत एग्री करता हूं कि ये फंडेड है फार्मास्यूटिकल कंपनी से। देखें, लास्ट ईयर भोपाल में 200 हॉस्पिटल खुले और सारे के सारे हॉस्पिटल जो थे वो प्रॉफिट में गए हैं जी। और WHO वही स्टेटमेंट बताता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए फायदे का सौदा होती है। फिजिशियन की जो भी फर्म है या लॉबी है, उसकी बात सुनी नहीं जाती है या उसे लागू नहीं किया जाता है। फिजिशियंस हमेशा बात करते हैं इम्यूनिटी को लेके, और वो ये बात करते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो किसी भी तरह का वायरस आपको हार्म नहीं कर पाएगा। वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अंदर जाएगा और आपको डैमेज करेगा। बिल्कुल, मैं एक चीज आपकी बात को रोक कर जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, घर से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जो आप दवा बताना चाहते हैं खासतौर से, वो हमारे दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वो कागज कलम लेकर बैठ जाएं। जो डॉक्टर अली और डॉक्टर गर्ग दवा और एहतियात बताएं उनको नोट कर लें, क्योंकि होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी ये तीन मिलकर जब लड़ेंगे इस बीमारी से तब हम बच पाएंगे। पहले दौर में तीनों पैथी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी तो कैजुअलिटी कम हुई थी। दूसरे दौर में सिर्फ मेडिकल साइंस और फार्मा के लोग थे तो कैजुअलिटी ज्यादा हुई। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से जो होम्योपैथी की सटीक दवाएं हैं जो इस पर असर कर सकती है उसको जरूर आप जिक्र करें ताकि लोग उसको लें और उससे लाभान्वित हों। मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, उसने लास्ट ईयर ट्रायल किया था, मेडिकल ट्रायल किया था, और उसमें 40,300 लोगों को मेडिसिन दी गई थी 8 महीने तक, और जिसमें से 40,000 लोग ऐसे थे जो इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। उस मेडिसिन का नाम था आर्सेनिक अल्ब 30, जिसको 8 महीने तक लोगों ने रोजाना हर महीने 3 दिन लिया था, मतलब 1 to 3 डेज, और फिर सेकेंड मंथ में 1 to 3 डेज, ऐसे करके 8 महीने तक लिया था, और उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुई थी और इस तरह के वायरस से लड़ने में वो सक्षम थे। 300 ऐसे पेशेंट थे जिनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में बोला था होम्योपैथी डॉक्टर्स को कि आप ट्रायल कीजिए और देखिए कि आपकी मेडिसिन कितनी प्रूव्ड है, इसमें कितनी पावरफुल है। तो 300 पेशेंट को दी गई थी जिसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, और 7 पेशेंट जो थे वो आईसीयू में गए थे लेकिन वो रिकवर हो गए थे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिसर्च पिछले 100 साल से चली आ रही है आपकी इम्यूनिटी को लेके, आपकी अडॉप्टेड इम्यूनिटी को लेके, जिसका जिक्र मैं हर प्रोग्राम में करता हूं और मैं हर पेशेंट को करता हूं। पिछले 2 साल से मैं हर पेशेंट का विटामिन डी लेवल चेक कर रहा हूं और उनको विटामिन डी रिकमेंड कर रहा हूं। और विटामिन डी मैंने देखा है जिन लोगों का लेवल ठीक है उनको कफ, कोराइजा और इस तरह के कोई भी फ्लू के लक्षण नजर नहीं आते हैं। ठीक। और अगर आप उस कंडीशन में जब आपको फ्लू दिख रहा है और आपने विटामिन डी लेना स्टार्ट किया है विथ मेडिसिन आर्सेनिक अल्ब 30, तो डेफिनेटली आपका 3 दिन में रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल। समय कम है, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं। डॉक्टर गर्ग साहब, मैं चाहता हूं कि आप दवाई पर फोकस करके अगर बात करेंगे तो जो हमारे दर्शक हैं उनको और लाभ हो जाएगा। आपकी बहुत संक्षेप में बातचीत। राघवेंद्र जी, बहुत छोटे छोटे से 3-4 मुद्दे में उठाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जो मेरे ज्योतिष मित्र हैं उन्होंने ये रिसर्च कब शुरू की थी, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना कि उन्होंने ये कब किया था। जी बादल जी, सुन रहे हैं आप? आपने रिसर्च कब की थी? ये जो मेरा पेपर पब्लिश हुआ है, जो पेपर डेवलपमेंट ऑफ कोविड आने के बाद कि कोविड आने के पहले? सर ये सर 18 जून 2020 को ये मेरा एक्सेप्ट हो गया था पेपर। और दूसरा बादवानी जी, तो आपने 2-3 साल, बादवानी जी मेरी बात सुने, आपने 2-3 साल पहले ये सारे गिरोह की जानकारी लेकर आपने कोविड आएगा करके क्यों नहीं पेपर पब्लिश कर दिया? चलिए डॉक्टर साहब, समय कम है, हम किसी दिन। तो अब डॉक्टर साहब अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। राघवेंद्र जी, सारे बुजुर्गों को ठंड के मौसम में बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से, उनके अंदर पैरों में क्लॉटिंग होने से सुबह 4 से 5 के बीच में हार्ट अटैक के खतरे बहुत बढ़ते हैं, वो ध्यान रखें। तीसरी बात, बच्चों ध्यान में रखने में क्या करना चाहिए उनको? आप एकदम से एक तो बंद कमरे में ना सोएं, कमरे में खिड़की को कुछ छोड़ा बहुत सा
हवा आने का इंतजाम रखें, कमरे में कोई ऐसी चीज ना जलाएं जैसे सिगड़ी या हीटर, जिससे कि आपके कमरे की ऑक्सीजन खत्म हो जाए। और तीसरी बात जो बात हो रही है, आसिफ अली जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आप सबको विटामिन बी, विटामिन जिंक और विटामिन डी की गोली लगातार रहनी चाहिए। आप अपने खाने पे बहुत ध्यान रखें और बिल्कुल नहीं डरें, आंकड़ों पे ना जाएं। 100 के 300% हो गए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुंबई में आज केस आधे रह गए हैं। ओमिक्रॉन आप सब बिल्कुल समय कम है डॉक्टर साहब, सब तक पहुंचेगा और आप सब सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल समय कम है। छोटू शास्त्री जी आपका धन्यवाद, रघुवर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बादवानी जी आपका भी धन्यवाद। अगली बार की चर्चा में आपसे जरूर पूछेंगे कि जो रिसर्च है उसके विस्तार में क्या था। डॉक्टर आसिफ अली आपका भी शुक्रिया, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों को बता दें कि ये कोविड जो है, अगर लोग जागेंगे, सतर्क रहेंगे, बाजारों में वीकेंड पर लोग दुकानें बंद रखेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर या तो ध्यान दें या उनको बंद रखें, या जो सरकारी स्कूल कॉलेज है उन पर सरकार जल्दी से फैसला करे, क्योंकि बच्चे बीमार होंगे तो फिर उनको एक तरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।